वेलकम बैक टू बायोलॉजिक्स वंस अगेन। तो कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा सा मुकद्दर तलाश कर। समंदर में उतर लेकिन डूबने से पहले गहराई का अंदाज़ा लगा। Those who cannot understand Hindi, I will translate for you in English. So it is like try hard, have faith, and choose your path too. Then believe little in your destiny. Sink into the sky, even think to emerge, but before drowning, डूबने से पहले, at least guess the depth of the sea. तो आप समझ गए होंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी इसका मतलब। तो ये जो CSIR का एग्ज़ाम है, इट्स लाइक ए सी, एक समंदर की तरह है, ठीक है। जिनको पता है कि इसको कैसे अटैम्प्ट करना है, दोज हु नो हाउ टू अटैम्प्ट द CSIR एग्ज़ाम, फॉर देम द CSIR एग्ज़ाम इज़ वेरी ईजी। जिनको इस समंदर की गहराई का पता है, CSIR की गहराई का पता है, उनको तैरना आता है और वो तैर के पार निकल जाएंगे, ठीक है। और जो इनएक्सपीरियंस्ड हैं, तो उन लोगों की आज मैं हेल्प करना चाहता हूं और उनको कुछ गुड सजेशंस देना चाहता हूं, जो कि आपके CSIR एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब यू वांट टू क्वालिफाई CSIR एंड यू आर रेडी टू गो फॉर द CSIR एग्ज़ाम 2020। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम है, दिस इज़ ऑफिशियली द CSIR exam for June 2020, but due to COVID-19 it is delayed and now it is going to held in December 2020, ठीक है। ओके, अब सबसे पहला पॉइंट जो ये है वो है कि ये जो CSIR का एग्ज़ाम है, दिस CSIR एग्ज़ाम इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु वांट टू डेस्परेटली क्वालिफाई द CSIR एग्ज़ाम। अब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों है? क्योंकि एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस CSIR exams, this time very comparatively less number of aspirants will go for the exam. बहुत कम नहीं, बट कंपैरेटिवली पहले के कंपैरिजन में काफ़ी कम लोग जाएंगे इस बार CSIR का एग्ज़ाम देने, जहाँ तक मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से। उसके कुछ रीज़न है, ठीक है, हवा में कुछ बातें नहीं करते, उसके कुछ रीज़न्स हैं। इनमें से पहला रीज़न आप सबको पता है, दिस इज़ द पैंडमिक सिचुएशन ड्यू टू COVID-19। तो उन एस्पायरेंट्स के लिए जिनके लिए ये एग्ज़ाम इस टाइम पे उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लाइक अगर आप पहले के CSIR एग्ज़ाम्स की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, करंट जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं विद कोचिंग, विदाउट कोचिंग, ठीक है, जो लोग CSIR एग्ज़ाम दे चुके हैं ऑलरेडी दे हैव क्वालिफाइड, सम PhD स्टूडेंट्स जस्ट टू अटेन मैनी सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द CSIR, वो लोग भी CSIR का एग्ज़ाम देने जाते थे, ठीक है। लेकिन इस बार उनके लिए ये CSIR का एग्ज़ाम उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी चारों तरफ COVID-19 का सिचुएशन है एंड दे विल ट्राई टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दिस डेंजरस डिसीज़, ओके, और दे विल ट्राई टू स्टे एट देयर होम, है ना। तो क्योंकि उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं, तो पहला तो रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग कम हो जाएंगे। दूसरा रीज़न भी इससे मिलता जुलता है कि ओनली सीरियस कैंडिडेट्स विल अपीयर फॉर द एग्ज़ाम, है ना। थर्ड रीज़न जो ये है कि इस टाइम पे क्या है कि ज़्यादातर जो एस्पायरेंट्स हैं दे आर एट देयर होम टाउन, ठीक है। और ज़्यादातर मोस्टली ऐसा होता है कि जो एग्ज़ाम्स के सेंटर्स वो लोग फिल करते हैं, जैसे कि इफ़ यू आर फ्रॉम पटना एंड यू आर लिविंग इन दिल्ली right now, you might be staying at your home in Patna, okay, and you cannot come back to Delhi due to the several reasons, like transportation and all. तो आप क्या करेंगे? आप अवॉइड करेंगे, है ना। तो ज़्यादातर कुछ लोग इसकी वजह से भी CSIR का एग्ज़ाम नहीं देंगे, ठीक है। लास्ट जो रीज़न है वो उसकी वजह से भी कुछ लोग, बहुत कम लोग CSIR का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। इसका रीज़न ये है कि CSIR का जो फॉर्म फिल हुआ था वो काफ़ी टाइम पहले हुआ था, ठीक है, और जो एग्ज़ाम हो रहा है वो दिसंबर में हो रहा है। तो अराउंड आप लगा लीजिए जो गैप है वो 8 to 9 मंथ्स का गैप है, ठीक है। मोस्टली ऐसा होता नहीं है, जो गैप मिलता है वो बहुत कम मिलता है एग्ज़ाम के फॉर्म फिल होने के बीच में और एग्ज़ाम के बीच में, अराउंड 2-3 मंथ्स का गैप मिलता है, राइट। तो
क्या हुआ कि गैप ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से बहुत सारे लोग अपना पासवर्ड भूल चुके हैं। ठीक है, मेरे पास भी कई सारे मैसेज आए थे कि आई हैव फॉरगॉटन माय पासवर्ड, हाउ टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, पहले आए थे। मतलब ऐसे मैसेजेस हर CSR के एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन इस बार ये केसेस ज़्यादा हो सकते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी कम हो जाएंगे। ठीक है, और ये वही लोग होते हैं जो जिनके लिए सीरियस नहीं है ये एग्ज़ाम। ठीक है, दे आर नॉट सीरियस फॉर दिस एग्ज़ाम। ओके, एंड तो थोड़ा बहुत वो केयरलेसनेस दिखाते हैं। ठीक है, तो ये सारे रीजंस है कि कंपैरेटिवली पिछले साल के कंपैरिजन में या बाकी पिछले सालों के कंपैरिजन में इस साल कम बच्चे CSR का एग्ज़ाम देंगे। तो अगर आपका थोड़ा बहुत भी अगर प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत भी कमी है, अगर अप टू मार्क नहीं है, तब भी आपके चांसेस क्वालिफाई करने के ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, राइट। तो चलो ये तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि आपको लास्ट मोमेंट में क्या करना चाहिए। ये जो आज का और कल का दिन बचा है, 1-2 दिन का टाइम जो बचा है, इस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि कोई भी नया टॉपिक मत पढ़िए। ठीक है, डू नॉट गो फॉर द न्यू टॉपिक्स, जस्ट रिवाइज वॉट एवर यू हैव स्टडीड अर्लियर। जितना भी आपने पहले पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, चाहे कम पढ़ा है चाहे ज़्यादा पढ़ा है, बस उसी पे ध्यान दीजिए, उसी को रिवाइज़ कीजिए। ठीक है, कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब 1-2 दिन बचते हैं तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ने लग जाते हैं जो उन्होंने कभी नहीं पढ़ी है ना, कि ये भी कवर कर लो, वो भी कवर कर लो। लेकिन इसके चक्कर में क्या होता है, वो अपना जो इन्होंने उनकी जो कोर प्रिपरेशन होती है, जो उन्होंने बहुत दिल से, जो मन से मेहनत करके पढ़ाई करी होती है, उसको रिवाइज़ करना भूल जाते हैं। सारा टाइम चला जाता है नई चीज़ें पढ़ने में। ये सबसे मेजर मिस्टेक होती है जो इनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स बोल सकते हो, इनएक्सपीरियंस्ड एस्पायरेंट्स जो करते हैं ये मिस्टेक। ठीक है, तो आपको वो मिस्टेक नहीं दोहरानी। पूरा फोकस करिए अपने रिवीजन पे। ठीक है, MCQ भी अब ज़्यादा करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि 2 दिन में आप इतने MCQ नहीं कर पाएंगे। जितना भी करना था आपने पहले कर लिया है, तो अब जितना हो सकता है उतना अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ कीजिए। ठीक है, चाहे आपने 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर किए हों, चाहे 5 चाहे 8, बस उनको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड चीज़, आपको बिल्कुल भी यहाँ पर पैनिक नहीं होना है एक ये लास्ट मोमेंट में। ठीक है, अपने आप को काम रखो, रिलैक्स रखो। जितना ज़्यादा रिलैक्स रखोगे उतना ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा होगा, उतना ज़्यादा आपके क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, एंड दिस आई एम टेलिंग यू विद माई ऑल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, चलिए ये तो हो गया कि व्हाट टू डू इन लास्ट मोमेंट ऑफ द एग्ज़ाम। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि तैयारी हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसके बावजूद हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता और हम बाहर मुंह लटका कर निकलते हैं एग्ज़ाम हॉल से। यार पढ़ाई तो बहुत अच्छे से करी थी, ये भी पढ़ा था, वो भी पढ़ा था, लेकिन एग्ज़ाम वैसा हुआ नहीं। ठीक है, पेपर भी अच्छा आया था बट एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो इसका रीज़न क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, तो इस पोर्शन को मैं 3 स्टेप्स में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला ये टिप्स जो है वो उन लोगों के लिए है जो इस एग्ज़ाम को फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, राइट। इफ़ दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम देन आई विल टेल यू द स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंग टू यू। अगर आप पहले इस एग्ज़ाम को दे चुके हैं तो आपको बहुत एक्सपीरियंस पहले से ही है। मैं आपको कुछ नया नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसे बताऊंगा जो दोनों के लिए हेल्पफुल होंगी। कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसे हैं जो जिन्होंने पहले बहुत बार एग्ज़ाम दे चुके हैं और जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम का, दे नो हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर, हाउ टू स्टडी, हाउ टू प्रिपेयर, वो सब जानते हैं। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ पहले, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स ऐसी होंगी जो आपने पास्ट में की होंगी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ऐसा ये है कि डू नॉट रिपीट द मिस्टेक्स यू हैव डन बिफोर। जो भी आपने गलतियां पिछले एग्ज़ाम्स में की हैं उसको ट्राई करो कि वो रिपीट ना करने की। तो ज़्यादातर गलतियां क्या होती हैं? पहली जो गलती ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक है, समझ रहे हो? या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पे मैं बोल सकता हूँ, या कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन पे बोल सकता हूँ। क्या होता है कि एग्ज़ाम में जाके ना हम थोड़ा सा भटक जाते हैं, है ना।
हम क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन देखने लगते हैं, अरे ये क्वेश्चन भी देख लेता हूँ, ये क्वेश्चन भी देख लेता हूँ, क्या पता हो जाए, क्या पता हो जाए। इसके चक्कर में क्या होता है, आपका मिनिमम, मैं बता रहा हूँ, मिनिमम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा, हाफ एन आवर भी वेस्ट हो सकता है। और आपके एग्ज़ाम में ना एक एक सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और कैसे हर एक सेकंड को, हर एक मिनट को आपको यूटिलाइज़ करना है, ये आर्ट आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो देखो, पहली टिप जो है आपके लिए, जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दे रखा है, ये है कि जो आपने गलती पहले करी है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस अगर आपको दिख रहे हैं, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको देख के ही पता चल जाता है ना, देख के पता चलता है क्वेश्चन मुझसे होगा या नहीं होगा, तो बस लगे कि नहीं होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। आप उस क्वेश्चन पे वापस आ सकते हो जब आपके पास बाद में टाइम बचे। तो आप क्या कर सकते हो कि जो क्वेश्चन आपको लगता है कि जाना पहचाना है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप उसको टिक लगा के आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब जैसे कि ऑनलाइन वाला मोड है, तो ऑनलाइन वाले मोड में क्या होता है कि आप इसमें भी मार्क कर सकते हो कि आई वांट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन अगेन इन फ्यूचर, ठीक है। तो आप उसको मार्क कर सकते हो, वापस उस क्वेश्चन पे आ सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके पास होता है, राइट। तो उसको मार्क करके आगे बढ़ते जाओ। जो जो क्वेश्चन आपको लगे कॉम्प्लिकेटेड है, कन्फ्यूजिंग है, लेकिन अगर जाना पहचाना है तब ही मार्क करो। अगर आपके गोल, आपकी ग्रिप से वो क्वेश्चन बाहर है, जो आप नहीं पढ़ कर गए हो, उसको तो अटैम्प्ट करना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि ये जो सीएसआर का एग्ज़ाम है ना, ये आपको यहाँ पर जाके अपने आप को प्रूव नहीं करना है कि नहीं मुझे सब कुछ आता है, मैं हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता हूँ, ठीक है, मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं आता। ऐसा, ये सबसे बड़ी गलती होगी आपकी। आपको यहाँ पर अपने आप को प्रूफ नहीं करना। जस्ट थिंक व्हाट इज़ योर अल्टीमेट गोल। आपका गोल क्या है सीएसआर एग्ज़ाम देने का? मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपका जो सीएसआर का एग्ज़ाम देने का गोल है, जस्ट टू क्वालिफाई। अगर आप अच्छे रैंक से क्वालिफाई करते हो तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अल्टीमेट गोल है वो है क्वालिफाई करना। क्यों? बिकॉज यू वांट JRF, यू वांट फेलोशिप फॉर परसुइंग PhD, ठीक है, या आपको एलिजिबल होना है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ये है आपका अल्टीमेट गोल, ठीक है। वहाँ पर आप क्वालिफाई करने के बाद PhD में जितना आपको नॉलेज लगाना है, अपना दिमाग लगाना है, लगाओ। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद जितना भी आपको आता है उतना डिलीवर करो। वहाँ पे आप अपना दिखाओ कि कितना नॉलेज है आपके पास। लेकिन CSIR के एग्ज़ाम में अपने आप को प्रूफ मत करो, क्योंकि वहाँ पर आपको सिर्फ मिलते हैं 3 घंटे, 3 आवर्स यू हैव। और वहाँ पे अगर आप अपने आप को प्रूफ करने लग गए तो फिर आपकी लग जाएगी वॉट। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो डो नॉट ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ दैट यू हैव ग्रेट नॉलेज। आपके पास है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका टाइम भी आएगा CSIR के एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। अब जो हाँ, तो ये 2 इम्पॉर्टेंट टिप्स थे जो आपके लिए थी। बाकी आप समझदार हैं, आपने पहले एग्ज़ाम दे रखा है और आपका क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस बार, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। इसके बाद चलते हैं उन लोगों के लिए जो इस एग्ज़ाम को फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। सबसे पहले ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, एक नया एक्सपीरियंस होगा, और इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग इसको एज एन एग्ज़ाम मत लो, आप जाकर इस एग्ज़ाम को इंजॉय करो, ठीक है, फील करो, मज़े लो इस एग्ज़ाम के, ठीक है। और मैं बता देता हूँ, अगर आपने इसको बिल्कुल इंजॉय करके एग्ज़ाम को दिया, ठीक है, तो आपका क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर से प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा कि नहीं नहीं मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट। बहुत सारे लोग पता है क्वालिफाई इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ये एक बैरियर सेट करके जाते हैं अपने दिमाग में कि मेरे को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई करना है, मुझको दिखाना है कि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर सकता हूँ। इससे कुछ नहीं होता, उनका 4-5 अटैम्प्ट में भी क्वालिफाई नहीं होता। तो सबसे पहले अपने ऊपर जो आपने प्रेशर लगा रखा है, अपने ऊपर ये जो बैरियर क्रिएट कर रखा है ना, फर्स्ट अटैम्प्ट वाला, सेकंड अटैम्प्ट वाला, इसको निकाल के बाहर फेंको। जाके मज़े करो, जाके अच्छे से क्वालिफाई मतलब एंजॉय करो एग्ज़ाम को, ठीक है। आराम से रिलैक्स होके काम होके जाओ, देखना आपको मज़ा आएगा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में। और जो क्वेश्चन आपको नहीं भी समझ में आ रहा होगा वो भी समझ में आने लगेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके। उसके बाद सेकंड टिप ये है कि जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी, जो टॉपिक आपने कवर नहीं किया है, उसको बिल्कुल टच करना ही नहीं, ठीक है। आप अगर बायोकेमिस्ट्री पढ़ के गए हो तो आप सिर्फ बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन ही ढूंढो। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ के गए हो, उसी के क्वेश्चन ढूंढो। जहाँ आपको दिख रहा है कि आपने डेव बायो नहीं पढ़ी है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, और आप जैसे ही डेवलपमेंटल बायोलॉजी के क्वेश्चन के आसपास भी आए, उसको स्किप करो तुरंत। ये सबसे बेहतर स्ट्रेटजी होती है अपना टाइम सेव करने का, अपना टाइम को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करने का।
तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि कैसे अपना टाइम बचाना है खर्च होने से फालतू के क्वेश्चंस पे, है ना। फालतू के क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जो आपने प्रिपेयर नहीं करे तो वो आपके लिए फालतू ही हैं, है ना। तो आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी है, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, प्लांट फिजियोलॉजी, जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, तो जहाँ पे आपको उनको क्वेश्चंस दिखे वहाँ पे रुको बस। समझ रहे हो? जो बस स्टॉप आपका जाना पहचाना है वहीं पे रुकना है, वहीं से बस लेनी है, वहीं से आगे जाना है। जो बस स्टॉप आपसे जान पहचान नहीं है वहाँ पे बिल्कुल भी गलती से भी पाँव नहीं रखने, कदम नहीं रखने। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। तीसरा कि अगर आप इंजॉय करोगे तो आपका क्वालिफाई करने की चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, आपको जाकर अभी अपना बस एक लेवल चेक करना है कि आप किस लेवल पे हो अभी, ठीक है। आप अगर पहली बार दे रहे हो तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि जितना हो सकता है आप नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करो, ठीक है। उसके लिए क्या होगा कि आपको सिर्फ वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जिसमें आप बिल्कुल 95% टू 100% बिल्कुल श्योर शॉट हो कि ये क्वेश्चन बिल्कुल मेरा पढ़ा हुआ है और यहाँ से तो गलत होने के चांसेस बहुत कम है, तो आप उनको ही अटैम्प्ट करो। तो उससे क्या होगा, उससे आपको एक अंदाज़ा मिलेगा। आप क्वालिफाई नहीं भी करोगे ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, समझ रहे हो। जैसे कि अगर आप नेगेटिव मार्किंग नहीं करोगे ना तो आपके 15-20 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे क्योंकि कटेंगे नहीं, ठीक है। तो आप क्वालिफाई अगर नहीं भी कर पाए लेकिन अगर उस बाउंड्री पे पहुंच गए तो आपको लगेगा यार मैंने इस बार इतनी अच्छी तैयारी नहीं करी थी फिर भी मैं क्वालिफाइंग के नज़दीक हूँ, तो आपका मोरल जो होगा ना वो बूस्ट हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, आप देखोगे कि मैंने पिछली बार क्या क्या चीज़ें छोड़ी थी उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेता हूँ। ये उनके लिए है जो फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब जो पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप दोनों के लिए, जो पहले भी दे चुके हैं एग्ज़ाम 1-2 बार और जो आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं। उनमें से जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है और पार्ट सी होता है। आपको पता है पैटर्न, आपको सबको पता है, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपने बहुत अच्छे से रिसर्च किया हुआ है, तो मेरे को पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के बारे में बताने से का कोई यहाँ पे मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपको अटैम्प्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी वो करना चाहिए पार्ट ए। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्ट ए जो होता है वो क्या होता है, जनरल मतलब जनरल नॉलेज, या आप बोल सकते हो क्या, जैसे कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि उसमें थोड़ी मैथ्स होती है थोड़ी, ठीक है, राइट, और मैथ्स होती है और क्या बोलते हैं उसको, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं कि या तो वो आपको आएंगे या तो वो आपको नहीं आएंगे, ठीक है। तो उसमें आते हैं आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 15 में से आपको करने होते हैं कितने, 10, ठीक है, सॉरी 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से करने होते हैं आपको 15। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपने 4-5 क्वेश्चन भी कर दिए, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन तो हम, और इसके लिए कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। और पार्ट ए में क्या होता है, बिल्कुल आपका जो माइंड है बिल्कुल फ्रेश और एक्टिव होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे थोड़े एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो वो आप पहले ही जाके कर दें तो अच्छा है ना। तो ज़्यादा इसमें कुछ वो नहीं करना, 4-5 क्वेश्चन अगर आपसे हो रहे हैं तो बहुत सफिशिएंट है, ठीक। तो पार्ट ए करने के बाद अब आपको डिसाइड करना है कि पहले पार्ट बी करना है या पहले पार्ट सी करना है, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। बहुत लोग पहले पार्ट बी अटैम्प्ट करते हैं, काफ़ी लोग पहले पार्ट सी अटैम्प्ट करते हैं। तो देखो मैं बताता हूँ कि आपको कैसे करना है, डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, ठीक है, और आपको कॉन्फिडेंस है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, हर चीज़ पढ़ के गए हो, तो आपको अटैम्प्ट करना चाहिए पार्ट बी। ऐसा इसलिए कि पार्ट बी में क्या होता है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, या तो आपको उसका आंसर आता होगा या तो नहीं आता होगा। ये जो क्वेश्चंस है वो जस्ट सॉल्व होते हैं 30 सेकेंड्स में मैक्सिमम, ठीक है। अगर आता होगा तो 10 सेकेंड के क्वेश्चंस होते हैं, 10 से 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड बस मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा लगा तो 1 मिनट, बहुत रेयरली ऐसा होता है। तो पार्ट बी या तो आपको आएगा या तो नहीं आएगा, तो इसमें टाइम वेस्ट होने का कोई चांसेस नहीं है ना। तो यहाँ पर अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप पार्ट बी अटैम्प्ट करिए, फटाफट इसको कंप्लीट कीजिए ताकि अब आपके पास पार्ट सी के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो, है ना। तो अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी तो पार्ट ए और पार्ट बी आपका दोनों
1 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बचेगा आपके पास 2 घंटे, 2 आवर्स विल हैव फॉर पार्ट सी। फिर आप पार्ट सी को बहुत अच्छे से टाइम दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है उतना ज़्यादा, और आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशन करने के लिए उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला, ठीक है ना, तो आपको करना चाहिए स्टार्ट कहाँ से, पार्ट सी से, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, वहाँ पे आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, एनालाइजिंग क्वेश्चंस, ठीक है। और वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल घुस के डीप में पढ़ी हो। अगर आपको आइडिया, आपके पास आइडियाज़ क्लियर हैं, आपके आइडियाज़ क्लियर है फॉर द बायोलॉजिकल साइंसेस, आप लाइफ साइंसेस में आपका एनालिसिस पावर अच्छा है, आपके कंसेप्ट्स अच्छे हैं, ठीक है, तो आप पार्ट सी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, वहाँ पे आपकी थिंकिंग एबिलिटी, एनालाइजिंग एबिलिटी चेक की जाती है, आपके कंसेप्ट्स क्लियर है कि नहीं वो चेक किए जाते हैं, तो आप पार्ट सी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आपको स्टार्ट करना चाहिए पार्ट सी से, ठीक है। उसके बाद आपको आना चाहिए पार्ट बी पे, ठीक। तो ये हो गया आपका कि पहले पार्ट बी स्टार्ट करना है या पार्ट सी। अब आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताता हूँ कि अगर आप पार्ट सी से स्टार्ट करते हैं, तो मैं जनरली क्या करता था कि लास्ट से स्टार्ट करता था, मतलब पार्ट सी के सबसे लास्ट क्वेश्चन से। क्या होता है कि लास्ट में ना कंपैरेटिवली ईजियर क्वेश्चंस होते हैं एज़ कम्पेयर टू अर्लियर वंस, है ना। और क्या होता है कि बच्चे स्टार्टिंग से करना शुरू करते हैं और उनको स्टार्टिंग में मिलते हैं टफ क्वेश्चन, तो थोड़ा बहुत उनके ऊपर स्ट्रेस वैसे ही बिल्डअप हो जाता है ना, प्रेशर आने लग जाता है, यार स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन मुझसे हुए नहीं, 20 क्वेश्चन मुझसे हुए नहीं, ठीक है, तो उनको थोड़ी टेंशन और घबराहट, एंजाइटी होने लग जाती है, और यही प्रॉब्लमेटिक होती है, यहीं से सब नेगेटिव में जाना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप पीछे से शुरू करो। पीछे क्या होता है, कंपैरेटिवली ईजियर क्वेश्चन होते हैं और ज़्यादातर मैचिंग वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। और मैचिंग में आपको पता है कि दो मैचिंग भी अगर हो रही है तो आपको पूरा आइडिया क्लियर हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे टेक्निक्स के क्वेश्चन मिलते हैं बहुत सारे, वो बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। तो लास्ट से स्टार्ट कीजिए, और लास्ट से स्टार्ट करने के बाद आप पीछे की तरफ आइए, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि लास्ट के आप 15-20 क्वेश्चन कर लीजिए जो कि थोड़े इजी होते हैं, उसके बाद आप वापस फर्स्ट क्वेश्चंस ऑफ पार्ट सी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी है जो कि बहुत कारगर है, बहुत अच्छी है, ठीक है, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये तो हो गया कि आपको कैसे अटैम्प्ट करना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है। तो उनमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको एक छोटा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है बीच में, ठीक है। अगर आपने इसे पार्ट बी ख़त्म कर दिया तो आप पार्ट सी शुरू करने से पहले एक 2 मिनट का, ज़्यादा लंबा भी नहीं, 1-2 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लो, सांस लो, पानी वानी हल्का सा, ज़्यादा पानी भी नहीं पीना इस टाइम पे, है ना। सर्दियों में पता है आपको पानी पीने से क्या होता है, ज़्यादा पानी नहीं पीना, ठीक है, वरना आपका ब्रेक लंबा भी हो सकता है, ठीक है। चलो जो का पार्ट, तो आपको एक छोटा ब्रेक लेना है 1 से 2 मिनट का, गहरी सांस लेनी है, आंखें बंद करनी है, अपने आप को रिलैक्स करना है, काम करना है, ठीक है, और अपने आप को पार्ट सी के लिए या पार्ट बी के लिए तैयार करना है। इससे क्या होगा, आपका माइंड क्या होगा, रिफ़्रेश हो जाएगा, ठीक है, शट डाउन करके वापस ऑन करते हैं तो सिस्टम ज़्यादा अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, एक छोटा सा ब्रेक क्या करेगा, आपको बूस्ट करेगा, ठीक। तो एक छोटा ब्रेक बनता है, ओके, है ना। फिल्म में भी एक ब्रेक तो होता ही है, इंटरवल होता है, ठीक है। तो वैसे ही आपको यहाँ पे एक ब्रेक लेना है। उसके बाद अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आपको एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचने से पहले बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन है, तो आपको टाइम पर पहुंचना है, कम से कम 1 घंटा पहले पहुंच जाओ, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि आप जिस एग्ज़ाम में लेट पहुंचते हो, आपको अजीब सी घबराहट होने लगती है ना, रास्ते में भी लेट हो गया, मतलब एग्ज़ाम से तो बिल्कुल फोकस ही हट जाता है। प्राइमरी फोकस ये बन जाता है कि हमको पहले वहाँ पहुँच जाना है टाइम पे, वरना हमारा एग्ज़ाम ही छूट जाएगा। तो इस टाइप के प्रेशर बिल्कुल भी आपको, अननेसेसरी जो प्रेशर होते हैं वो अपने दिमाग में नहीं पालने। इसलिए क्या करना है आपको कि टाइम पे पहुंचना है, 1 घंटा पहले पहुंचना है, घर से 3 घंटे 4 घंटे पहले निकलो, है ना। आराम से जाओ यार, रिलैक्स होके घूमते घूमते जाओ, 3-4 घंटे पहले निकलो और टाइम पे सेंटर पे पहुंच जाओ, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी ऑनलाइन प्रोसेस होते हैं, है ना, थंब इम्प्रेशन वगैरह लगाने होते हैं, स्कैनिंग होती है, ये सब होते हैं, ठीक है। तो ये सब ज़रूरी होती है। उसके बाद अब आप वहाँ पहुँच गए, ठीक है,
ये चीज़ हो गई। उसके बाद और सबसे इस वक्त पे जो कि सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की, इस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको अपने आप को फिट रखना है, अपने आप को हेल्दी रखना है। कोई भी आपकी बॉडी टेम्परेचर में थोड़ा भी इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए, फीवर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी कोल्ड कफ बिल्कुल भी उसका नामो निशान भी आपको सेंटर पे नहीं दिखना चाहिए। अगर ऐसा कुछ उनको फ़ील हुआ तो आपको धक्के मार के बाहर निकाल देंगे, है ना। तो बिल्कुल भी आपको चांस नहीं लेना है। तो आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं लास्ट मोमेंट में, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बिल्कुल टाटा बाय बाय कर दो, ठीक है। और खाने पीने पे बहुत ध्यान दो, ठीक है, ताकि आप फिट रह सकें, हेल्दी रह सकें, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलो, अब लास्ट में आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें जो रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इस बार पढ़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे नए रूल्स आए हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, कुछ उनके नए रूल्स हैं ड्यू टू द कोविड-19, ठीक है। तो वो आप पढ़ लीजिए, वो तो ज़रूर ही पढ़ लीजिए, क्योंकि हम बहुत बार पहले हम पढ़ते नहीं थे एडमिट कार्ड, ठीक है, बहुत कम पढ़ते थे बच्चे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि वहाँ पर जाके आपको कुछ नया पता चल रहा है और उसकी वजह से आपको एग्ज़ाम सेंटर में बैठने नहीं दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, अब लास्ट में ये सारी बातें हो गई। अब लास्ट में करते हैं कुछ अलग बातें और अच्छी बातें। तो देखो, जितना भी आपने पढ़ा है, जितना भी आपने पढ़ा है, कम ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अब, ठीक है। अब अब क्या करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, है ना। जितना पढ़ा है बहुत सफिशिएंट है यार, बहुत सफिशिएंट है, ठीक है, राइट। तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना। दूसरी चीज़, जितना भी आपने पढ़ा है वो सफिशिएंट इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि सीएसआर के एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं बहुत सारे एरियाज आते हैं, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एनिमल फिजियोलॉजी, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपने जितना भी पढ़ा है सफिशिएंट है, आपको उतने क्वालिफाई करने के लायक मार्क्स मिल जाएंगे। तो अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना, अपने आप में विश्वास रखो, भरोसा रखो, अपने आप को कूल काम रखो, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यू जस्ट नीड टू स्टे काम टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ योर एग्ज़ाम, ठीक है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि मैं फॉलो करता था हमेशा अपने सारे एग्ज़ाम देने से पहले, और मैं आपको बता दूं कि मेरे ऑलमोस्ट, अगर मैंने मान लो 10 एग्ज़ाम दिए हैं तो 10 में से मेरे 7-8 एग्ज़ाम क्वालिफाई हुए थे। रेशियो बता रहा हूँ। ऐसा इसलिए कि मैं कभी भी अपने पर प्रेशर नहीं लिया, ठीक है। और आपको भी प्रेशर नहीं लेना है। आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाना है, बिल्कुल ऐसे फील करना है आप अपने घर पे सोफ़ा पे बैठे हो, फेवरेट सोफ़ा पे, ब्लैंकेट में, अभी सर्दियों का मौसम है, बहुत अच्छा है ना, सोफ़ा पे बैठ के अपने फेवरेट सोफ़ा पे ब्लैंकेट लेके अच्छे से रिलैक्स होकर एग्ज़ाम दे रहे हो। और जब आप ऐसा करोगे ना, बिल्कुल बिना किसी टेंशन के, बिल्कुल रिलैक्स होकर देखना, जो क्वेश्चन आपको समझ में भी नहीं आ रहा ना, वो भी समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ठीक है। जितना ज़्यादा रिलैक्स रहोगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ पाओगे। घबराहट में हमें कुछ समझ में नहीं आता, कभी देखा होगा। तो रिलैक्स रहो, मज़े करो। एग्ज़ाम ही तो है, कोई जंग थोड़ी है, ठीक है। दोबारा आएगा 6 महीने बाद, दोबारा क्वालिफाई कर लेंगे। ऐसा कुछ टेंशन वेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। आराम से रहो, मज़े में रहो और काम रहो, कूल रहो, ठीक है। चलो, यो हनी सिंह की तरह, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद मेरे को आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि यू विल रॉक। एग्ज़ाम को बिल्कुल अच्छे से जाओ, अटेम्प्ट करो, मज़े लेके करो, इन्जॉय लेके करो, ठीक है। और क्वालिफाई तो ज़रूर होगा, ठीक है। चलो, अगर आपको अब ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मार देना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो भी सीएसआर का एग्ज़ाम देने जा रहा है, ठीक है। उनकी दुआएं मिलेंगी आपको, ठीक है। और कई बार दुआएं काम कर जाती हैं, है ना, क्योंकि अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, है ना। अब लास्ट में आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम देने के बाद, अभी नहीं करना, एग्ज़ाम देने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि फ़ीडबैक देना है हमारी वीडियोस का, कि आपको वीडियोस कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे मुझे आइडिया मिलेगा कि मतलब मैं एक सही डायरेक्शन में वीडियोस बना रहा था या नहीं, और आपके लिए कैसी रही वीडियोस, आपके लिए सच में ये हेल्पफुल थी या नहीं। तो इस टाइप का एक फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू गाइज आर द ट्रू इवैल्यूएटर्स, है ना। आप लोग बिल्कुल सही चीज़ें बताओगे। अगर मुझे लगेगा कि नहीं ठीक है, तो फिर मैं और अच्छे से, वैसे भी मैं बहुत अपनी पूरी कोशिश करूँगा फ्यूचर में और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और एग्ज़ाम के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। आई होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। चलिए,
मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, फ्रेश वीडियो में मिलेंगे एग्ज़ाम के बाद। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और फिट रहिए, हेल्दी रहिए और एग्ज़ाम को जाके एंजॉय करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।